आप देख रहे हैं योर मनी। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और योर मनी पर आज हम आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज की हाइलाइट्स के साथ। म्यूचुअल फंड के अलावा निवेश करने के लिए रियल एस्टेट भी एक ऑप्शन बन रहा है। योर मनी पर आज हम बताएंगे कि रियल एस्टेट में निवेश की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लंबी अवधि के लिए करेंगे निवेश तभी ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। और योर मनी पर आज जाने कौन से या किन फंड में निवेश करने से बनेगी बात। और आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस वक्त हम लाइव हैं फेसबुक पर। अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं finance.com के सीईओ और फाउंडर दिनेश रोहिरा। दिनेश हाय, स्वागत है आपका योर मनी पर। और चलिए शो की शुरुआत करते हैं सीधा सवालों के साथ दर्शकों के। और हमारे साथ विजय कोलकर हमारे दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार विजय, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज़ थोड़ी सी मुझे कम आ रही है, लेकिन अपना सवाल आप पूछ सकते हैं हमसे। हाँ जी मैडम, मुझे रियल एस्टेट REIT में इन्वेस्ट करना था। कुछ महीने पहले एम्बेसी ऑफिस का जो IPO आया था, हाँ। उसमें एक्चुअली मुझे इन्वेस्ट करना था, पर तब उसका लॉट साइज बहुत ज्यादा था, तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया था। ओके। अभी मेरे पास लमसम अमाउंट है और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। बट जब से लिस्ट हुआ है उसका अभी तो प्राइस बहुत अप हो गया, हाई हो गया है। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एट हाई वैल्यूएशन, और I should wait for correction and then I should invest. क्या आपने रियल एस्टेट किसी और फॉर्म में अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है? नहीं, रियल एस्टेट का कोई और फॉर्म नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में। बस यही है, यही एक मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे अदर म्यूचुअल फंड्स वगैरह है पर्सनल में, कुछ इक्विटीज में अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करता हूँ। REIT में कुछ नहीं है अभी तक मेरे पास। ऑलराइट, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, क्योंकि दिनेश अक्सर जब भी हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं ये बहुत ज़रूरी तो होता ही है, लेकिन रीट्स के ज़रिए आप रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टिकट साइज होता है, इसीलिए हर शख्स के लिए मुमकिन नहीं हो पाता रियल एस्टेट में निवेश करना, प्रॉपर्टी खरीदना। लेकिन रीट्स की खास बात यह है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के ज़रिए कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, और ये बिल्कुल काम करता है एक म्यूचुअल फंड की तरह ही। हम विजय को सलाह दें उससे पहले मुझे समझना है आपसे, वो तमाम दर्शकों को बताएंगे कि रीट्स आखिर काम कैसे करता है। आम म्यूचुअल फंड में तो हम देखते हैं कि इक्विटी बाजार में निवेश होता है, बॉन्ड्स में होता है, सोने में होता है, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में किस तरह से निवेश होगा म्यूचुअल फंड्स के जरिए? ये रीट का जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक शेयर की तरह है। ओके। जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। जैसे पहले आप रियल एस्टेट में अगर आप निवेश करना चाहते थे तो आपको मोटी रकम चाहिए थी, 50 लाख, 1 करोड़, 20-25 लाख, जो भी आपको रकम चाहिए थी। बहुत से लोगों को निवेश करने की ताकत नहीं थी, बट लोगों को काफ़ी अट्रैक्शन है रियल एस्टेट पे निवेश करने के लिए। तो रीट का जो इंस्ट्रूमेंट आया है उसमें वो क्या कर सकते हैं, वो एक डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं अपने ब्रोकर के साथ, जहां से वो जैसे वो शेयर खरीदते हैं वैसे वो रीट का इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं। और इसमें क्योंकि ये रीट अभी नया आया है, लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन रिटेल कस्टमर भी, रिटेल इन्वेस्टर्स भी उसमें निवेश कर सकते हैं। उनको 1 लाख रुपए निवेश करने हैं, 50,000 निवेश करने हैं, 5,000 से शुरुआत कर सकते हैं वो निवेश करने के लिए। 5,000 की 50,000 से शुरुआत? 50,000 से मिनिमम अमाउंट पहले ज़्यादा था, 2 लाख था, अभी उन्होंने कम कर दिया है। अभी कम कर दिया है, तो वो निवेश करना शुरू कर सकते हैं, जिसमें इनको 2 सुविधाएं मिलती है। एक तो उनका एसेट एलोकेशन अलग होता है, इक्विटी मार्केट से अलग होकर वो रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, जबकि अदरवाइज अगर आपके पास रकम ना हो तो आप रियल एस्टेट में निवेश नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो उस हिसाब से उनको रेंटल इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों का फायदा हो सकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज आगे जाके तो मेरी यहाँ कमाई कैसे होगी? आप मान लीजिए कि मैंने एक रीट खरीद ही लिया है, मैं एक यूनिट होल्डर हूँ, मुझे किस तरह से रिटर्न मिलेंगे? आपने कहा कि कैपिटल अप्रिसिएशन से, रेंटल से, लीज से भी मेरी कमाई होगी। ये मुझे कैसे मेरी स्टेटमेंट में कमाई के थ्रू या रिटर्न्स के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा? जैसे आप अभी मैं साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो जैसे आपको डिविडेंड्स मिलता है किसी इक्विटी स्टॉक में निवेश करने से या म्यूचुअल फंड में निवेश करने से, यहाँ से आपको रिटर्न्स के थ्रू आपको उसका लाभ मिलेगा, रेंटल रिटर्न्स के हिसाब से लाभ मिलेगा।
और जैसे प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, कैपिटल अप्रिसिएशन होएगा, तो आप जब उसको रिडीम करेंगे तो कैपिटल अप्रिसिएशन का भी आपको फायदा होगा। ओके। तो दोनों तरीके से वो होगा। और टैक्सेशन के हिसाब से ये उसी तरह टैक्स होता है जैसे म्यूचुअल फंड टैक्स होता है। तो उस हिसाब से इसमें एसेट एलोकेशन के हिसाब से अगर आपको करना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड के हिसाब से, तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, एसेट एलोकेशन थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं, छोटे अमाउंट से शुरू करके देखना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ये नया है, इसके लिए काफी लोगों को ज्यादा समझ में ना आए। बिल्कुल, मैं इसी पर आ रही थी क्योंकि सुनने में तो ये बहुत लाजवाब लगता है, लेकिन अब क्योंकि ये एक नया निवेश विकल्प है, भारत में इसका कोई इतिहास नहीं है इस तरह के निवेश का, तो बहुत सारे लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं या श्योर नहीं होते हैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में विश्वास करने में सबसे पहले तो। और विजय जिस रीट की बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से सेबी ने इसका टिकट साइज मिनिमम इन्वेस्टमेंट का 2 लाख रुपए रखा था, उसके बाद उसका लोकप्रिय बनाने के लिए उसे कम किया गया, लेकिन इनका जो अनाउंसमेंट था रीट का, ये एम्बेसी ऑफिस की बात कर रहे हैं, इसकी टिकट साइज 2 लाख रुपए ही है, तो ये थोड़ा सा महंगा भी है इनका। लेकिन क्योंकि ये नया है, कोई भी नए निवेश में जाने से पहले आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, जो इस केस में नहीं है, तो फिर हम क्या करें? इसमें सिर्फ 4 महीने का ही हमें रुझाव है और 4 महीने में ये 15% ऊपर चढ़ गया है, क्योंकि ये नया इंस्ट्रूमेंट है, लोग डिमांड ज्यादा है, तो वहाँ पे निवेश करने से इंस्ट्रूमेंट बढ़ रहा है, तो लोगों को अट्रैक्शन आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से वो थोड़ा उनको देखें, अगर निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा अभी निवेश करें, थोड़ा बाद में निवेश करें, धीरे धीरे निवेश करते जाएं, लेकिन उनको अपनी अवधि लंबी रखनी होगी, क्योंकि रियल एस्टेट एक सेक्टर है जहां पे आपको इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड की तरह नहीं पता चलेगा, ये डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। तो रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, ज्यादा करके आपको पता नहीं चलेगा कि डिमांड सप्लाई कैसे चल रही है। तो आप लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो आपका अप्रिसिएशन होगा, लेकिन अगर आप छोटी अवधि के लिए करना चाहते हैं तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट सही नहीं होगा। मुझे ये समझना है आपसे, अब जैसे कि हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो सोने में लगभग हम हमेशा कहते हैं कि आपके पास 5 से 10% तक का एक्सपोजर तो होना ही चाहिए। अब ऐसे में पूरे पोर्टफोलियो प्लानिंग में रियल एस्टेट को शामिल करना हो तो कितने का निवेश आपको इसमें करना चाहिए? क्योंकि लिक्विडिटी तो आप रीट्स के जरिए करें या वैसे आप जाके प्रॉपर्टी खरीदें, फिर भी वो एक इशू होगा। नहीं, रीट्स में क्योंकि ये आप इंस्ट्रूमेंट बेच पाते हैं, रीसेल हो सकता है इंस्ट्रूमेंट का, तो उसके हिसाब से लिक्विडिटी का तो इशू नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट अभी नया है, धीरे धीरे निवेश करते जाएं। शुरुआत में आप 5-10% ना करें, शुरुआत में आप ज़्यादा से ज़्यादा 5% आप उसको अलोकेशन दें, और धीरे धीरे अगर जैसे आपको गेन्स आते जाते हैं, 1 साल में आपको कुछ निवेश में से रिटर्न्स आते हैं, तो उसके हिसाब से बाद में आप ऐड करते जाएं। तो विजय के लिए आप एक और क्या सलाह देंगे? तो जैसे उन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है ऑलरेडी, अगर वो करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में निवेश करें, अगर रीट्स में देखना चाहते हैं तो वो रीट में इसमें वो जितना उनका निवेश करने का विचार है उसमें से 50% अभी निवेश कर सकते हैं, और 50% वो 6 से 8 महीने के बाद निवेश करें। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लेंगे हमारे फेसबुक के दर्शक का। रीट्स पर ही ये सवाल पूछना चाहते हैं जावेद विकी, और 2 लाख रुपए रीट्स में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा और कैसे करना चाहिए, ये भी इनका सवाल है बेसिकली। कैसे करना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा, उनको एक नॉर्मल डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा ब्रोकर के साथ। जैसे आप शेयर खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। कितने रीट्स लॉन्च हो चुके हैं वैसे? अभी तक तो एम्बेसी वाला ही है जो मेन रीट है मार्केट में, और रीट्स आने वाले हैं। लेकिन अगर जो उन्हें निवेश करना है अभी 2 लाख रुपए, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि आप ज्यादा अलोकेशन ना करें, अभी धीरे धीरे अलोकेशन बढ़ाएं, लेकिन अगर उन्होंने म्यूचुअल फंड्स और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर रखा है और वो एक नया इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते हैं तो रीट अच्छा होगा। शुरुआत में आप 5% से ज्यादा निवेश ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हम लेते हैं जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं, पंकज। हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। ओके, बताइए, आपके पोर्टफोलियो में मैं देख सकती हूँ आपने फंड्स तो शामिल किए हुए हैं, लेकिन आपने ये जो LIC की पॉलिसी ले रखी है, ये कौन सी है जिसमें आप 60,000 रुपए हर साल डालते हैं? जी, ये मनी बैक पॉलिसी है जो मुझे 20 ईयर्स तक पे करना है, और 25th ऑफ ईयर में मुझे जो लमसम अमाउंट है वो LIC का मिलेगा। कितने साल हो गए लिए हुए? इसको 5 साल हो गए। 5 साल ऑलरेडी हो गए हैं। जो फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं वो आपने कब से शुरुआत की है निवेश करना इनमें? 2016 से, एंड 2016 दिसंबर। 8 फंड्स है आपके पास पोर्टफोलियो में। ऑलराइट, और आपने काफी हद तक इसको डाइवर्सिफाई भी किया हुआ है। खुद आपने निवेश किया है या आपने सलाह ली है? जी, मैं मनी कंट्रोल और अदर चैनल से डे टू डे देखता रहता हूँ, और फिर उनसे जिसमें
जिनके जिस पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, उसकी ग्रोथ देखता रहता हूँ। अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो अभी मैंने एक फंड स्टॉप किया है और उसकी जगह मैंने आपके चैनल से ही देख करके कोटक स्टैंडर्ड का मल्टी कैप फंड ऐड किया है। ओके, गुड। मुझे ये बताइए, आपने रिटायरमेंट का एक कॉर्पस इकट्ठा करना है 5 करोड़? जी। ऑलराइट, कोई और गोल नहीं है ना आपका? नहीं। ओके, दिनेश मैं आपको फंड्स बता दूं। SBI ब्लू चिप, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी, L&T इमर्जिंग बिजनेस, रिलायंस फोकस इक्विटी, HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड, रिलायंस स्मॉल कैप, SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज। तो मेरे हिसाब से इन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो अच्छी तरह से बैलेंस किया हुआ है, काफ़ी डाइवर्सिफाई किया हुआ है। कुछ लार्ज कैप में इनका रुझाव ज़्यादा है जो उनको स्टेबिलिटी देगा, और कुछ वैल्यू और थीम बेस्ड फंड्स में भी उन्होंने निवेश किया है, जैसे कंजम्पशन है और उनका एक इमर्जिंग इक्विटीज़ में भी है। सो उस हिसाब से उनका पोर्टफोलियो अच्छी तरह से बैलेंस्ड है। एक ही फंड जो मैं कहूँगा कि HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है, उसमें से मैं उन्हें कहूँगा कि आप फिर से देखें, उसमें से आप निकल सकते हैं और वो HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, क्योंकि ये फंड ने लास्ट ईयर तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट अगर मैं 3 साल का उनका परफॉर्मेंस देखूं तो बेंचमार्क से भी नीचे ही चल रहा है वो फंड। तो और वो वैसे भी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, अगर वो HDFC हाइब्रिड इक्विटी में डालेंगे तो कम से कम 3 से 4% ज़्यादा उनको रिटर्न्स मिलेगा। अगर हम उनका रिटायरमेंट का कॉर्पस देखें तो उनको रिटायरमेंट का कॉर्पस कितना चाहिए? 5 करोड़। 5 करोड़। ये अभी कुछ 14,000 निवेश कर रहे हैं SIP के जरिए। उनका पोर्टफोलियो अच्छी तरह से बैलेंस है, बट ये पोर्टफोलियो 13 से 14% तक CAGR रिटर्न्स दे सकता है उनको नेक्स्ट 25 सालों में। तो 5 करोड़ तक पहुंचने के लिए मेरे ख्याल से उनको 2,000 का और सिप करना होगा। और वो जैसे भी उनके पास थोड़ी सी बचत होती जाए, अगर हर साल थोड़ा सा वो बढ़ाते जाएं सिप में, तो वो बेटर होगा। और ये अपना फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं, जिससे अगर उनको और कहीं गोल्स अचीव करने हैं तो उस हिसाब से वो दूसरे और फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। ठीक है, आपने अच्छे खासे हाइब्रिड फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल भी कर रखे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस तो काफ़ी है। आपको बदलाव जैसा कहा दिनेश ने उसके मुताबिक कर लेने चाहिए, लेकिन ब्रेक पे जाना है उससे पहले एक छोटा सा मैं सवाल लूँगी। हमारे फेसबुक के दर्शक हैं गौरव जैन, और इन्होंने लाइफ स्टेज पेंशन प्लान ICICI का है जिसमें इन्होंने निवेश किया हुआ है, यूलिप पॉलिसी है, और 10 साल के लिए इन्होंने इसमें निवेश किया हुआ है। पूछ रहे हैं कि विड्रॉल पर जो पैसा हाथ में आएगा क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं? इनके जो बिकॉज वो पेंशन प्लान है उसके हिसाब से उसको वो प्लान की जो टैक्स रेजीम है उसके हिसाब से वो चलेगा। लेकिन एंड में कैपिटल गेन्स ही है तो उसको टैक्स तो उनका होगा। ओके। और गौरव जी, काश आपने ये प्लान खरीदने से पहले योर मनी को कॉल कर लिया होता। लेकिन चलिए, खैर कोई बात नहीं, रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी है सवाल जवाब का सिलसिला, बने रहे। घर में फैमिली की डिमांड्स और ऑफिस में काम की इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम कहाँ मिलता है? मिलता है क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC, मनी वाइज बी वाइज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. With Trivago, मैं इजीली डिफरेंट वेबसाइट्स पर ऑफर सर्च करके सही होटल ढूंढ सकती हूँ, just when I need it. होटल Trivago. Trivago के नए ऐप पे अब आप एक ग्रेट डील ढूंढ सकते हैं। डाउनलोड नाउ। घड़ियां सिर्फ समय बताती है, किस्मत नहीं। वक्त किसी के लिए ना हैं आगे, और फेसबुक के दर्शक सौरभ राठौर का सवाल मैं लूंगी। दिनेश, इन्होंने 4 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं और सभी में 4,000 की SIP कर रहे हैं। एक्सिस ब्लू चिप है, एक्सिस लॉन्ग टर्म है, SBI टैक्स मैग्नम फंड है और कोटक टैक्स सेवर भी इनके पोर्टफोलियो में है। 20 साल में इन्हें इकट्ठा करने हैं लगभग 2 करोड़ रुपए। सो इनका सिप कितना? 4,000 सब में? 4,000। हाँ, सो मेरे ख्याल से 20 साल में 2 करोड़ तो उनका आसानी से हो जाएगा। ओके। बट मुझे फंड्स को लेके फंड्स को लेके जो है वो एक्सेस के जो फंड्स है ब्लू चिप और लॉन्ग टर्म इक्विटी ठीक है, लेकिन जो टैक्स सेविंग फंड्स उन्होंने SBI और दूसरा कौन सा? कोटक का भी ले रखा है। कोटक का भी ले रखा है। तो मेरे हिसाब से अगर उनका 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है अगर वो हो जाए और अगर उनको और कोई जरूरत नहीं है टैक्स प्लानिंग करने की,
तो आई वुड सजेस्ट कि वो उसमें निवेश ना करें। लेकिन लॉकिंग में भी देखिए ये एसआईपी ही कर रहे हैं, तो फिर इनको हर एसआईपी को 3 साल पूरा होने जरूर, देना जरूर, पड़ेगा, उनको पूरा यही 3 साल नियम देना होता पड़ेगा, है। उनको पूरा 3 साल देना पड़ेगा। Exactly. लेकिन ज्यादातर लोग करते हैं एसआईपी टैक्स सेविंग में भी, हाँ। तो उनको 3 साल तो देना पड़ेगा। लेकिन 3 साल के बाद मेरा रुझाव ये होगा कि वो उसमें निवेश ना करें, वो कुछ मिड कैप फंड्स में डालें, जैसे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है उसमें डालें, और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड में डालें। ये 2 फंड उनके लिए अच्छे रहेंगे, जिससे उनका जो रिटर्न है वो बेटर होगा। चलिए, आपको ये बदलाव करने होंगे अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और कुछ फेसबुक के दर्शकों के सवाल मैं यहाँ पर लेती हूँ। काफ़ी सारे सवाल हैं और राइट, एक सेकेंड, चलिए मुकेश यादव, शशांक मिश्रा का सवाल यहाँ पर लेते हैं। ICICI ब्लू चिप फंड निवेश किया हुआ है, उसमें इन्होंने ग्रोथ ऑप्शन अपनाया है, तो कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से वो अच्छा है, ग्रोथ ऑप्शन सही है, और ICICI ब्लू चिप अच्छी तरह से लार्ज कैप फंड अच्छा है, तो उसमें वो निवेश करते रहे। अगले दर्शक का नाम है जितेंद्र कुमार शर्मा और 3,000 रुपए एक्सिस फोकस 25 में निवेश कर रहे हैं और HDFC स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं पिछले 1 साल से। नो गेन्स, तो पूछ रहे हैं कि एसआईपी रोक दें या बने रहें? नहीं, मेरे हिसाब से एसआईपी को उन्होंने कभी रोकना नहीं चाहिए। अगर उनको फंड रियलोकेट करना है तो अच्छी बात है। अभी जैसे मार्केट का सिनारियो चल रहा है, उसमें वो स्मॉल कैप और फोकस फंड्स में ना रह करके अगर वो ब्लू चिप में रहे तो अच्छा है। तो एक्सिस में वो एक्सिस ब्लू चिप में चले जाएं, वो बेटर रहेगा। और स्मॉल कैप से निकल के अगर वो मल्टी कैप में चले जाएं, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में चले जाएं, तो वो बेटर रहेगा। लेकिन आप एसआईपी निवेश करना मत छोड़िए। हाँ, लेकिन फोकस्ड फंड्स क्योंकि बहुत अच्छी कैटेगरी मुझे लगती है, थोड़ी अग्रेसिव भी होती है, लेकिन जब ये कमाना शुरू करती है तो बहुत फर्राटेदार तरीके से कमाती है। तो क्या इसमें निवेश कायम रखते हुए निवेश बढ़ा दें? तो अगर उन्हें वो करना है तो वो एक्सेस से बेटर होगा। मैं मोतीलाल ओसवाल फोकस 35 में कहूँ उनसे निवेश करने के लिए। लेकिन उनकी अवधि का इंपॉर्टेंस है। अगर वो 1 साल 2 साल 3 साल का टाइम फ्रेम रखते हैं तो वो नहीं, अग्रेसिव कैटेगरी है तो थोड़ा सा आपको लंबा समय उनको 5 साल तक का तो समय उनको देना होगा। अगर 5 साल से पहले है तो ब्लू चिप में चले जाएं, अगर 5 साल तक का है तो मोतीलाल ओसवाल फोकस 35 में चले जाएं। चलिए, अगला सवाल हम लेंगे ईमेल के जरिए पुनीत का, और इनकी उम्र 30 साल की है और हर महीना ये लगभग 21,000 रुपए की एसआईपी भी कर रहे हैं। इन्हें 30 साल में 10 करोड़ रुपए चाहिए। टाटा इक्विटी पीई फंड है, L&T इंडिया वैल्यू है, रिलायंस लार्ज कैप है इनके पोर्टफोलियो में, मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, कोटक सन मल्टी कैप है और HDFC स्मॉल कैप है। तो 10 करोड़ प्लस है एक्चुअली रिटायरमेंट के लिए। तो इट्स नॉट ओनली 10 करोड़। इन्होंने आंका तो अच्छा है, बहुत अच्छे से इन्होंने कैलकुलेशन की है, लेकिन क्या पर्याप्त होगा ये निवेश? बिल्कुल पर्याप्त होगा इनके लिए। अगर इन्हें सिर्फ रिटायरमेंट का ही अगर गोल देखना है तो उनको मेरे ख्याल से 30 साल में 11.5 से 12 करोड़ तक उनको मिल सकता है, क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो है अच्छी तरह से उन्होंने कुछ एग्रेसिव फंड्स भी लिए हैं, कुछ ब्लू चिप फंड्स भी लिए हैं। उनका बैलेंस अच्छा है, तो उस हिसाब से इनका पोर्टफोलियो 15% CAGR तक रिटर्न्स दे सकता है। मैं उनको सुझाव दूंगा कि वो अपनी एक फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज कर लें, जिससे उनको पता चले कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज से आपका मतलब क्या होगा? ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि वो किसी एडवाइजर से बात करके अपने दूसरे जो भी गोल्स होंगे उस हिसाब से वो अपना गोल्स बनाएं, क्योंकि सिर्फ रिटायरमेंट ही गोल नहीं होगा इंसान का, बाकी सारे गोल्स भी होंगे। तो वो दूसरे गोल्स के लिए भी निवेश करते रहें, और अगर हो सके तो हर साल थोड़ा सा एसआईपी बढ़ाते जाएं, अपना निवेश बढ़ाते जाएं। फंड्स आपको ठीक लग रहे हैं? फंड्स मेरे को ठीक लग रहे हैं। एक टाटा इक्विटी पीई जो है ना, वो काफी फेवरेट बना हुआ है आजकल दर्शकों का। ये फ्लेवर में है, इस पर थोड़ी बारीकी से मुझे बात करनी है। किस तरह का फंड है, कैसे कमाई करके देता है? तो ये जो पी लेवल्स, सही पी लेवल्स पे जाके निवेश करता है कंपनियों में, रिसर्च करके जो सही पी लेवल्स पे होते हैं, नीचे के लेवल्स पे पी लेवल्स होते हैं, ये बेसिकली वैल्यू बेस्ड टीम है, जहाँ पे जाके वो निवेश करके पी लेवल पे, तो आगे जाके 3 से 5 साल का अगर उनकी अवधि होती है जिनकी भी, तो वो इसमें निवेश कर सकते हैं। और ये काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है लास्ट 2-3 साल से। एग्जैक्टली, हाँ। तो अगर मुझे इसका कोई स्टॉक मिक्स देखना होगा तो आई जस्ट हैव टू गो ऑन मनी कंट्रोल वेबसाइट। आप कहीं पे भी मनी कंट्रोल में जाके आप देख सकते हैं, सारा उनका मिक्स देख सकते हैं। जो मैं एक सुझाव इनको दूंगा, क्योंकि इनका 30 साल का टाइम फ्रेम है, उस हिसाब से ये हर साल अपना पोर्टफोलियो इवैल्यूएट करते रहें, ताकि अगर कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है ठीक से तो उसको वो चेंज कर दें आगे जाके।
अभी Alright. तक के लिए जो है उनके फंड्स अच्छे हैं। अभी अच्छे हैं, आपको एक आर्थिक सलाहकार के पास जाने की जरूरत है और अपनी एसआईपी बढ़ाने की जरूरत है। रुकते हैं और अगला सवाल ईमेल के जरिए हम लेंगे मुकेश कुमार यादव का, और ये प्रोफेशन से टीचर हैं, इनकी उम्र लगभग 50 साल की है। एमएमसीपी पर जानकारी चाहते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की एमएमसीपी स्कीम में उन्होंने निवेश किया हुआ है। अब पूछ रहे हैं बरकरार रखें निवेश को या ये बंद कर दे। नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक निवेश नहीं किया है, तो पूछ रहे हैं कि क्या निवेश करना चाहिए या नहीं। एमएमसीपी क्या है ये फंड ऑफ फंड्स में निवेश करते हैं। Okay. सो मल्टीपल फंड ऑफ फंड्स को आप आसान भाषा में अगर कैसे आसान भाषा में कहूँ तो जैसे ये छोटा सा पीएमएस की तरीके का फंड है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। तो वो फंड मैनेजर जो है बाकी फंड्स में आपका पैसा निवेश करेंगे। Okay. तो वो फंड्स का चयन करेंगे और जिसमें से जो फंड्स अच्छे लगेंगे उसमें वो निवेश करेंगे। Okay. तो ये मेरे ख्याल से मैं उनको कभी भी सलाह नहीं दूंगा इस पे निवेश करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। आप महंगा किस लिहाज से पड़ता है? क्योंकि दो फंड्स के आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं। Okay. एक जिस फंड में वो निवेश करेंगे उसका एक्सपेंस रेशियो इन पे आएगा। अच्छा। और इस फंड का भी एक्सपेंस रेशियो इन पे इन पर आएगा। आ जाएगा। अच्छा। तो वो एक है। और दूसरा टैक्स के हिसाब से ये इक्विटी का इनका टैक्सेशन नहीं आता है, वो डेट का टैक्सेशन आता है। ओहो, ओके। तो उस हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म होगा तो उनको जो उनका टैक्स का स्लैब होगा उस हिसाब से लगेगा। हाँ। और लॉन्ग टर्म में अगर जाएंगे तो 20% बिना इंडेक्सेशन के लिए और 10% इंडेक्सेशन के साथ उनको मिलेगा। तो मतलब कमाई जितनी भी होगी वो सब चुकाने में निकल जाएगी। वो काफी कुछ चुकाने में जाएगी। अच्छा। एक्सपेंस में, टैक्स में। अच्छा। तो मैं ये सुझाव नहीं दूंगा कि इसमें वो निवेश करें। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी उम्र वैसे 50 साल की भी है, तो मेरे ख्याल से ये कुछ रिटायरमेंट को लेकर भी सोच रहे होंगे, तो इस तरह के फंड में आपको नहीं जाना चाहिए। कोई भी है जो इस फंड में किसी को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप वैसे ही आप दे रहे हैं। डाइवर्सिफाई करने के लिए भी मैं थोड़ा सा भी एक्सपोजर नहीं, आप ले खुद ही यहाँ से रुझाव ले लें दूसरे फंड्स का और खुद निवेश कर लें। ये भी सलाह सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरभ कुमार का सवाल लेते हैं, और फेसबुक के दर्शक हैं ये। एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड में निवेश कर रहे हैं 3000 रुपए और वांट टू टॉप अप। टॉप अप क्या है एसआईपी में? सो इनकी अवधि से मैं जानना चाहूंगा कि कितनी अवधि तो के लिए। नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि टॉप अप करना चाहते हैं अपने निवेश को। तो अगर उनकी या अवधि टॉप अप कर लें या किसी और फंड में निवेश हाँ, शुरू तो मैं कर वही कह दें। रहा हूँ, अगर उनकी अवधि लंबी है हाँ। तो वो टॉप अप कर सकते हैं। ओके। लेकिन क्योंकि इन्होंने एक ही फंड का नाम दिया है तो मैं उनसे सजेस्ट करूंगा कि वो एक ब्लू चिप फंड में निवेश करें, क्योंकि अभी कुछ टाइम तक ये इमर्जिंग बिजनेसेस और जो वैल्यू फंड्स है वो थोड़ा उतना परफॉर्म नहीं करेंगे। ओके। तो अभी वो मेरे ख्याल से एक्सिस ब्लू चिप फंड में निवेश करने तो अच्छा रहेगा। अच्छा सवाल लेते हैं एक। सवाल तो सभी अच्छे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल एक लेते हैं कमल बब्बर का, और इन्हें सोने में निवेश करना है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कह रहे हैं कि इनके रिटर्न्स डाउन है। क्या इस वक्त और पैसा लगाना चाहिए सोने में? वैसे हम देखें तो सोना अपने उच्चतम स्तर पे कारोबार कर रहा है। हाँ, इससे पहले आपको एक थोड़ी सी स्लो चाल दिखी होगी सोने की, लेकिन फिलहाल सोने से निकलने का तो समय नहीं है। आप निवेश कर सकते हैं, बढ़ा निवेश कर सकते सकते हैं। हो, बढ़ा सकते हो, हाँ। निकलने का समय नहीं है। ओके। लेकिन आप कैसे करें निवेश? जरिया क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से वो ETF ले ले, वो अच्छा है। वो सबसे बेस्ट तरीका है। आपको फिजिकल Gold कुछ लेना ETF। नहीं है, गोल्ड ETFs ले लें। ओके। वो सबसे बेस्ट तरीका है। इनकी ट्रांजैक्शन चार्जेस कितनी होती होगी गोल्ड ETF की खरीदारी तो के लिए? पॉइंट बहुत एक्सपेंस रेशियोज बहुत छोटे हैं। ओके। नेग्लिजिबल है। ओके। तो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सोने में वो निवेश कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी जिस तरह से मार्केट के रुझाव हैं भारत में और बाहर भी, वो स्टेबल नहीं है। और जब स्टेबल नहीं होता है तब सोने में लोग निवेश करते हैं और सारा पैसा वहाँ पे जाना शुरू कर देता है। ओके। तो अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ा सा आपको सोने में निवेश करना चाहिए तो ये सही टाइम है। ओके। एक आखिरी सवाल लेंगे जल्दी से। जितेंद्र यादव का, इन्होंने रिलायंस टैक्स सेवर में निवेश किया है लेकिन नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। 1 साल से निवेश कर रहे हैं इसमें। मोतीलाल ओसवाल फोकस 35 भी इन्होंने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। तो मोतीलाल ओसवाल फोकस 35 तो ठीक है, लेकिन रिलायंस टैक्स सेवर ELSS है, आप उसमें बने रहेंगे अब 3 साल तक। नेगेटिव रिटर्न है क्योंकि बाजार की चाल ऐसी है। क्या करें? तो अभी वो 3 साल तक तो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वहाँ पे निवेश कर रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे SIP मौका रोक मिले, दें? हाँ, मेरे ख्याल से वो किसी दूसरे में भी निवेश कर दें तो बेटर रहेगा। ओके। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 3 साल के बाद वो निकल जाएं तो बेटर रहेगा। ये कोई रिटर्न ज्यादा देने वाला नहीं है उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आने के लिए। जरूर। और इसी के साथ योर मनी में मुझे भी इजाजत दें और अपने सवाल लगातार हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।